हेलो स्टूडेंट्स। आपने कभी न कभी वो जो लेंस होता है उससे सनलाइट में रख के उसके नीचे पेपर रख कर देखा होगा कि कैसे एक छोटे से पॉइंट पे चमकीला एक प्रकाश का स्रोत बनता है और फिर उसके बाद से वो धीरे धीरे जलने लगता है कुछ देर तक रखने के बाद। ठीक है। या फिर जब आप वॉच मेकर के पास जाते हैं अपनी घड़ी बनवाने तो देखा होगा अपनी आंख में छोटे से एक लेंस लगा करके और चीजों को देखता है, क्योंकि हमारे घड़ी के जो पुर्जे होते हैं वो काफी छोटे छोटे होते हैं, उन चीजों को बड़ा देखना होता है। या फिर इस तरह से अपने हजारों एग्जाम्पल देखे होंगे अपनी डेली लाइफ में। ठीक है। जैसे लेंस यूज किया जाता है आंखों में। ठीक है। उस तरह से हम देखते हैं कि कई सारी चीजें ऐसे होती हैं। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल फ्यूचर बोर्ड में। तो पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। ठीक है। और अपवर्तनांक के बारे में भी हमने देखा था। अपवर्तनांक किस पे डिपेंड करता है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, ठीक है, और दोनों माध्यम की डेंसिटी अलग होती है। यहाँ पे जो हमने डेंसिटी डिफाइन किया था पिछली क्लास में, वो मास डेंसिटी नहीं होता है, उसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल डेंसिटी। क्या होता है एक बार यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं हम। ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होता है। ठीक है। ऑप्टिकल डेंसिटी, और ये मास डेंसिटी से डिफरेंट होता है। ठीक है। मास डेंसिटी यानी कि द्रव्यमान घनत्व, मास डेंसिटी से ये अलग होता है। ठीक है। पिछली क्लास में मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे बताया था कि जैसे वाटर है। ठीक है। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है ईटा, जिसको हम अपवर्तनांक बोलते हैं, वो क्या होता है 1.33। और केरोसिन होता है, केरोसिन, जो केरोसिन ऑयल होता है मिट्टी का तेल, उसका अपवर्तनांक होता है 1.44। तो क्या होता है, हम क्या देखते हैं कि जो वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो केरोसिन के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम है। ठीक है। यानी इसकी डेंसिटी जो है, केरोसिन की डेंसिटी ज्यादा होनी चाहिए वाटर से, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, जो मास डेंसिटी होती है वो वाटर की ज्यादा होती है और केरोसिन की कम होती है। ठीक है। और अगर उसके हिसाब से देखा जाए, अगर मास डेंसिटी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का ज्यादा होना चाहिए, ना कि केरोसिन का। तो क्या देखते हैं हम, यहाँ पे मास डेंसिटी को हम कंसिडर नहीं करते हैं। जो हमारी डेंसिटी होती है, जैसे ये एक मीडियम है, ये दूसरा मीडियम है, ये कोई दूसरा मीडियम है, ये एक दूसरा मीडियम है। ठीक है। तो जो इनकी डेंसिटीज में हम डिफरेंस देखते हैं वो ऑप्टिकल डेंसिटी की बात करते हैं, ना कि मास डेंसिटी की। ठीक है। तो यहां से देखते हैं कि ऑप्टिकल डेंसिटी जो प्रकाशिक घनत्व होता है, इसको हम बोलते हैं प्रकाशिक घनत्व, प्रकाशिक घनत्व, और ये होता है द्रव्यमान घनत्व। इन दोनों में कोई आपस में रिलेशन नहीं होता है। ठीक है। तो जब हम कभी भी इस केस में सघन माध्यम और विरल माध्यम की चर्चा करेंगे, तो सघन यानी कि प्रकाशिक सघन की बात करेंगे और विरल भी प्रकाशिक विरल की बात करेंगे। उसका हमारा द्रव्यमान घनत्व से कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है। ये था हमारा पिछले क्लास का एक टॉपिक। अब देखते हैं हम लेंस के बारे में। बात करते हैं हम गोलीय लेंस। ठीक है। तो दो पृष्ठों से घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम, ठीक है, जिसमें कम से कम एक पृष्ठ गोलीय हो। ठीक है। दोनों भी हो सकता है, लेकिन कम से कम एक गोलीय होना चाहिए, यह कंडीशन है हमारी। ठीक है। उसको हम बोलते हैं स्फेरिकल लेंस। ठीक है। ये दो तरह के हमारे होते हैं, एक होता है उत्तल लेंस और दूसरा अवतल लेंस। ठीक है। एक हमारा होता है, इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, या फिर उत्तल लेंस। दूसरा जो हमारा होता है वो, सॉरी, यहां पहले हम डायग्राम देख लेते हैं। इसको हम बोलते हैं उत्तल लेंस। ठीक है। दूसरा जो हमारा होता है वो होता है कॉनकेव लेंस। ठीक है। अवतल लेंस। वो कुछ इस तरह से होता है। ठीक है। दोनों में डिफरेंस क्या होता है
कि ये क्या होता है, बीच में इसको टच करने पर ये बीच में मोटा होता है और किनारों पर पतला होता है, और यहाँ जस्ट अपोजिट होता है, यहाँ किनारों पर पतले होते हैं, किनारों पर मोटे होते हैं और बीच में पतला होता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं, चूंकि यहाँ दोनों तरफ, ठीक है, दोनों तरफ क्या है, वक्रित पृष्ठ है इसका। ठीक है, एक कर्व सरफेस है, यहाँ भी एक कर्व सरफेस है दोनों तरफ, तो इनको हम बोलते हैं हम बाई कॉन्वेक्स लेंस, बाई कॉन्वेक्स बोलते हैं, और इसको बोलते हैं हम बाई कॉन्केव, क्योंकि दोनों तरफ इसके कर्व सरफेस हैं। ठीक है, ये ऐसा भी पॉसिबल है कि एक तरफ प्लेन हो और दूसरी तरफ कर्व हो। ठीक है, या फिर ऐसे भी हो सकता है, एक तरफ प्लेन हो और दूसरी तरफ कर्व हो, लेकिन कम से कम एक साइड में कर्व होना चाहिए। ठीक है, ये कंडीशन होती है। इस चैप्टर में हम जब भी हम लेंस बोलेंगे, उत्तल लेंस या फिर अवतल लेंस, तो इसका मतलब हम उसको द्विउत्तल, बाई कॉन्वेक्स या फिर बाई कॉन्केव की बात कर रहे होंगे। ठीक है, हम बाकी जो अदर केसेस होते हैं उनकी बात नहीं करेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है, ये दो लेंसेज होते हैं। अब इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं वो देखते हैं। तो जो हमारा कॉन्केव लेंस, सॉरी, जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस होता है, उत्तल लेंस, उसको कुछ इस तरह से होता है कि जितनी भी रेज उस पे पास होती हैं, वो पास होने के बाद एक पॉइंट पे आके मिलती हैं। ठीक है, जैसा कि इमेज में आप देख सकते हैं, एक पॉइंट पे सारी किरणें आके मिलती हैं, जितनी भी पैरेलल रेज होती हैं। ठीक है, तो वो क्या करता है, कॉन्वर्स करती है, लाइट को एक जगह पे अभिकेंद्रित करती है। ठीक है, तो इसलिए इसको बोलते हैं हम कन्वर्जिंग लेंस। ठीक है, दूसरा जो होता है हमारा अवतल लेंस, ठीक है, या कॉन्केव लेंस, वो क्या होता है कि उस पर जितनी भी रेज पड़ती हैं, ठीक है, जितनी भी पैरेलल रेज पड़ेंगी वो उसको स्प्रेड कर देगा। ठीक है, एक दूसरे से बाहर की तरफ फेंक देगा, इसलिए उसको बोलते हैं हम क्या, डाइवर्ज करता है, तो हम उसको बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है, यानी कि एक जो उत्तल लेंस होती है उसको बोलते हैं हम कन्वर्जिंग। ठीक है, इसको बोलते हैं हम कन्वर्जिंग लेंस, या फिर अभिसारी, हिंदी में इसको बोलते हैं अभिसारी। और जो अवतल लेंस होता है हमारे पास, अवतल लेंस जो होता है हमारे पास, उसको बोलते हैं हम डाइवर्जिंग। ठीक है, डाइवर्जिंग लेंस, इसको बोलते हैं हम अभिसारी, अपसारी। ठीक है, ये किरणों का प्रसार करता है। ठीक है, और वो किरणों को एक जगह पे, एक पॉइंट पे अभिकेंद्रित करती है। ठीक है, ये इनकी प्रॉपर्टीज होती हैं। आगे देखते हैं इसका डिस्क्रिप्शन। जैसे कि हम देख सकते हैं, यहाँ पे एक उत्तल लेंस है। ठीक है, तो इस यहाँ और इस दोनों पॉइंट के बीच में, मिड पॉइंट पे जो पॉइंट होगा उसको हम O से डिनोट कर रहे हैं। इसको बोलते हैं हम क्या, प्रकाशिक केंद्र। ठीक है, पहला हम पॉइंट लिखते हैं क्या, प्रकाशिक केंद्र। ठीक है, प्रकाशिक केंद्र O से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, दूसरी चीज क्या देखते हैं हम, ये जो लेंस है, इनके जो दोनों कर्व हैं, ठीक है, वो एक गोले का हिस्सा होता है। ठीक है, ये भी एक गोले का, सपोज करते हैं ये बड़ा सा एक सर्कल होगा, उसका एक पार्ट होगा, और जो इधर वाला हिस्सा है वो भी एक बड़े से स्फीयर का पार्ट होगा। ठीक है, बड़े से गोले का हिस्सा होगा। ठीक है, तो उन गोलों का केंद्र जो होगा, तो उस गोले का जो केंद्र होगा, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम, वक्रता केंद्र। ठीक है, अब चूंकि दो गोलों के पार्ट से मिलकर ये बना हुआ है, तो हमारे पास क्या होगा, दो वक्रता केंद्र होंगे। ठीक है, तो क्या सपोज करते हैं, ये है C1 C2। ठीक है, वक्रता केंद्र हमारे पास दो होंगे। तो ये हो गया वक्रता केंद्र C1
C2। ठीक है, अब क्या देखते हैं हम कि इन दोनों पॉइंट को हम आपस में मैच कर देते हैं। ठीक है, एक लाइन से मिला देते हैं तो कुछ इस तरह से लाइन हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो C1 और C2 को मिलाने वाली एक लाइन होगी। ठीक है, इसको बोलेंगे हम मुख्य अक्ष। क्या बोलेंगे? मुख्य अक्ष। तो C1 C2 जो कि हमारे वक्रता केंद्र हैं, ठीक है, उनको मिलाने वाली जो रेखा होगी उसको बोलेंगे हम मुख्य अक्ष। ठीक है, मुख्य अक्ष या फिर इसको बोलते हैं हम प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अब क्या देखते हैं, सपोज करते हैं कि हमारा जो गोला है, कोई बड़ा सा गोला होगा। ठीक है, कोई भी गोला है, उसको अगर हम यहां से कट करते हैं, ठीक है, जैसे कोई भी जो बचपन में हम जैसे बॉल खेलते थे, क्रिकेट खेलते थे, तो कचकाड़े का जो बॉल आता था वो अंदर से खोखला होता था। ठीक है, उसके एक साइड को सपोज करते हैं हम यहां से कट कर देते हैं तो उसका शेप कुछ इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट होगा, ये वाला जो पार्ट होगा, ठीक है, ये क्या होगा, ऊपर से देखेंगे, अगर टॉप व्यू देखेंगे इसका, तो वो सर्कल होगा ये। ठीक है, आप कट करके चेक कर सकते हैं, कहीं से भी आप कट कर दीजिए तो जो उसका ऊपर वाला पार्ट होगा वो एक सर्कल होगा। ठीक है, उस सर्कल का, इस सर्कल का डायमीटर, ठीक है, कहीं से भी इसका एक डायमीटर, व्यास जो होगा, यहां से यहां तक का जो व्यास होगा, ये m है, ये पॉइंट n ले लेते हैं, तो यहां से यहां तक का जो व्यास होगा उसको बोलते हैं हम अपर्चर, द्वारक या फिर लेंस का द्वारक। ठीक है, चौथा पॉइंट हमारा हो जाएगा यहां पे लेंस का द्वारक या फिर अपर्चर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, अगर ये लेंस है, ठीक है, यहां से अगर पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं, पैरेलल लाइन यानी कि प्रकाश की किरणें, ठीक है, पैरेलल किरणें जितनी भी यहां से जाएंगी तो यहां लेंस से अपवर्तित होंगी और अपवर्तन के पश्चात वो एक निश्चित बिंदु से पास होंगी। ठीक है, जितनी भी लाइन होगी यहां, अगर ये मुख्य अक्ष के समांतर जितनी भी लाइन होंगी वो सारी यहां पे एक सर्टेन पॉइंट से ही पास होंगी। ठीक है, इस पॉइंट को बोलते हैं क्या? फोकस, मुख्य फोकस। ठीक है, तो हमारे पास क्या देखते हैं, और ये जो फोकस होता है वो प्रकाशिक केंद्र और वक्रता केंद्र का मिड पॉइंट होता है। ठीक है, तो क्या बोलते हैं हम इसको? मुख्य फोकस। ठीक है, दो चीजें होती हैं, ये तो उत्तल लेंस है। अवतल लेंस के केस में, अवतल लेंस के केस में क्या होता है, ये हमारा सपोज करते हैं अवतल लेंस है और लाइट यहां से पास होती है तो वो इधर से आगे की तरफ निकल जाती है। ठीक है, तो यहां से हम देखेंगे कि लाइट जो यहां से पास होती है पैरेलल मुख्य अक्ष के समांतर, वो आगे इस तरफ निकल जाती है और ऐसा लगता है कि वो फोकस से आती हुई एक पॉइंट पे कट करती है, इस पॉइंट से आती हुई प्रतीत होती है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा फोकस। ठीक है, अब दोनों में कॉमन क्या है, एक लेंस के इस तरफ बन रहा है, दूसरा लेंस के इस तरफ हो रहा है। ठीक है, तो उत्तल लेंस में जो मुख्य फोकस होगा ये आगे वाला होगा, क्योंकि जितने भी पैरेलल रेज हैं, ठीक है, वो अपवर्तन के पश्चात, लेंस से जब अपवर्तन होगा तो या तो वो मुख्य अक्ष से आती हुई प्रतीत होगी या फिर मुख्य अक्ष से होकर गुजरेगी। ठीक है, क्या होता है, यहाँ भी जो फोकस होता है, जैसे वक्रता केंद्र है वैसे ही फोकस भी दो होंगे। ठीक है, चूंकि दो कर्व सरफेस है तो हमारे पास दो फोकस होंगे, यहाँ भी दो फोकस होगा, एक यहाँ पे होगा और सेम डिस्टेंस पे एक यहाँ पे होगा। ठीक है, तो जो उत्तल लेंस होगा उसका मुख्य फोकस इसको बोलेंगे और जो अवतल लेंस होगा उसका मुख्य फोकस हम इसको बोलेंगे। ये हमेशा ये F1 होता है,
इसको F2 बोलते हैं। यहाँ पे भी ये F2 होगा और यहाँ ये F1 होगा। ठीक है, तो क्या हो गया, क्या देखते हैं हम, फोकस जो है, ठीक है, मुख्य फोकस, मुख्य फोकस, ठीक है, F से डिनोट करते हैं इसको, F1 या F2 होता है। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिए, हमेशा चाहे कोई भी लेंस हो, ये होता है फर्स्ट, प्रथम फोकस, और ये होता है द्वितीय फोकस। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड, यहां भी ये होगा फर्स्ट और ये होगा सेकंड। ठीक है, लेकिन उत्तल दर्पण के केस में जो सेकंड फोकस होगा उसको मुख्य फोकस बोलेंगे, और अवतल दर्पण के केस में जो फर्स्ट फोकस होगा उसको क्या बोलेंगे हम, मुख्य फोकस। ठीक है, तो ये रहा हमारा डिस्क्रिप्शन, कुछ इस तरह से है। प्रकाशिक केंद्र है, जब हम दर्पण की बात करते हैं तो दर्पण में यहाँ पर पोल होता है। ठीक है, उसकी जगह पे हमारे यहाँ प्रकाशिक केंद्र होता है। उसके बाद वक्रता केंद्र यहाँ 2 होते हैं। ठीक है, मुख्य अक्ष आपने देखा, द्वारक क्या होता है आपने अच्छी तरह से समझ लिया है। ठीक है, और ये होता है मुख्य फोकस क्या होता है। ठीक है, यहाँ फोकस भी 2 होते हैं। ठीक है, क्लियर है स्टूडेंट्स। अब हम बहुत यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट को हम नोट कर रहे हैं, क्या होता है वो, द्वारक। ठीक है, द्वारक हम यहाँ पे देखते हैं mm है, mm हमने आपको बताया था कैसे इसको निकालते हैं। ये इस लेंस का जो कटा हुआ हिस्सा होता है, उसके जो सर्कल होता है उसका डायमीटर होता है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं द्वारक। लेकिन हमारे कोर्स में क्या दिया हुआ है कि हम उन्हीं लेंसों का एनालिसिस करेंगे, उन्हीं पे हम चर्चा करेंगे जिसकी वक्रता केंद्र, ठीक है, वक्रता केंद्र जो होगा, सॉरी वक्रता त्रिज्या, ठीक है, वक्रता त्रिज्या, क्योंकि यहाँ प्रकाशिक केंद्र से सारी दूरियां नापी जाती हैं, तो प्रकाशिक केंद्र से यहाँ C1 तक ये डिस्टेंस जो होगा हमारा वो R होगा। ठीक है, वो वक्रता त्रिज्या होगी। तो जब वक्रता त्रिज्या जो होगी वो द्वारक से यानी mm लेंथ से बहुत बड़ी होगी। ठीक है, उन्हीं लेंसों के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। ठीक है, हर केस में ऐसा नहीं हो सकता है कि हमारा जो वक्रता त्रिज्या है वो 10 सेंटीमीटर है और उसी का जो अपर्चर है वो 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये दोनों कंपेरेबल हैं। तो इस हिसाब से इस टाइप के जो लेंस होंगे हमारे पास, चाहे वो उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस हो, उनकी चर्चा यहाँ पे नहीं होगी। और ऐसे लेंस जिनके द्वारक बहुत छोटे होते हैं इन कंपैरिजन उनके वक्रता त्रिज्या के, उनको हम थिन लेंस बोलते हैं, पतले लेंस। ठीक है, और पतले लेंसों की ही चर्चा करेंगे हम कोर्स में, क्योंकि हमारे कोर्स में वही दिया हुआ है। ओके, तो हम यहाँ अपने कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन आपके सामने है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक पारदर्शी गोले से अधिकतम कितने द्वारक का लेंस हम बना सकते हैं। ठीक है, इसका आंसर हम देख लेते हैं। क्या करेंगे हम, सपोज करते हैं हमारे पास 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक गोला है। ठीक है, पारदर्शी गोला है, इसकी त्रिज्या जो है वो 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, इससे लेंस बनाना है हमको, तो अधिकतम उसका अपर्चर क्या होगा ये हमसे पूछ रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा, अधिकतम अपर्चर जो होगा वो, अगर लेंस को हम कुछ इस तरह से निकालेंगे, ठीक है, इसके सेंटर से पास करेगा अगर, या फिर इसको हम क्या करें, इस गोले को हम बीच से काट देते हैं। ठीक है, काट देने के पास कुछ इस तरह का शेप होगा हमारे पास। ठीक है, इस तरह का हमारा शेप बचेगा। तो क्या देखेंगे कि 2 लेंस, हम यहां से 2 कर्व लेंस है हमारे पास। ठीक है, तो इन दोनों को हम चिपका देंगे और वो एक उत्तल लेंस की तरह काम करेगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि इसका अपर्चर जब हमको निकालना होगा तो क्या करेंगे, इसका जो डायमीटर होगा इस सर्कल का डायमीटर कितना होगा, ये अगर रेडियस 5 सेंटीमीटर है तो डायमीटर इसका ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो क्या लिख देंगे हम, जो अपर्चर है, अपर्चर जो होगा हमारा वो 10 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि इसका जो रेडियस है वो
5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो अब ये अगर ये अपर्चर 10 सेंटीमीटर हो गया है तो उसी लेंस का हमारे का अगर पूछे हम कि सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्रता त्रिज्या, ठीक है, वक्रता त्रिज्या क्या होगी, उसी लेंस की हमारी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। ठीक है, वक्रता त्रिज्या आर हमारे पास क्या आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये उस गोले का जिस केंद्र है उसकी त्रिज्या ये 5 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, लेकिन क्या हम इस लेंस का उपयोग करेंगे? यहाँ पे हमारे कोर्स में क्या बोला है कि जो आर होगा, ठीक है, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वो अपर्चर से बहुत ज्यादा बड़ा होना चाहिए। ठीक है, अपर्चर समझते हैं ए से हम डिनोट कर लेते हैं ए। ठीक है, कम से कम जो अपर्चर है वो रेडियस का 10% या उससे कम, 10% या 5%, ये मतलब ऐसे एग्जैक्ट फिगर नहीं है, कोई वैसा डिसाइड नहीं है, लेकिन हम सपोज कर लेते हैं कि कम से कम 10% से कम होना चाहिए। ठीक है, यहाँ क्या देखते हैं कि ये क्या है 5 सेंटीमीटर का वक्रता त्रिज्या है इसका और 10 सेंटीमीटर जो है वो अपर्चर है, तो इसके 2 गुना है। ठीक है, जस्ट डबल है, जबकि यहाँ क्या कह रहा है कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है बहुत ज्यादा हो जाना चाहिए, कम से कम उसका 10 गुना होना चाहिए। ठीक है, तो ये लेंस हम यहाँ पे यूज नहीं करेंगे। ठीक है, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन हमारे पास नहीं आना चाहिए जो कि इस टाइप से डिफाइन हो। ठीक है, हम हमेशा जब भी यूज करेंगे तो हम पतले लेंसों को यूज करेंगे। जैसे कि मान लेंगे कि इसका जो अपर्चर है 5 सेंटीमीटर है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका कम से कम 50 होगा। ठीक है, कम से कम 50 होगा। ठीक है, इस तरह की हम चीजें देखेंगे। चाहे जो हमारे पास अगर कॉन्केव लेंस भी होगा तो उसका भी अपर्चर अगर मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर है तो कम से कम उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, सॉरी, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वो कम से कम 10 सेंटीमीटर का होना चाहिए। ठीक है, कम से कम 10 गुना हो, ठीक है, 20 गुना हो। तो इस तरह के केसेस हम देखेंगे। यहाँ पर हम सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि हमारा केस जो है इस चैप्टर में, चाहे इस कोर्स में जो हम यूज करेंगे वो हम कौन से लेंस का यूज करेंगे। इस तरह के भी लेंसेस पॉसिबल हैं लेकिन इनका उपयोग हम यहाँ पे नहीं करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपने बहुत सारी चीजें यहाँ से जानी होंगी, देखी होंगी, समझी होंगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और इसको शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू।